हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विकास कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। इसके पहले हम लोगों ने अम्ल क्षार क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं, उनके सामान्य गुण के बारे में पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ हम लोग अम्ल के प्रकार, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के गुण के बारे में और उसके बाद क्षार के गुण के बारे में। तो सबसे पहला जो हमको पढ़ना है अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक, पहला क्या पढ़ना है? अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ने से पहले हमको धातुओं की क्रियाशीलता पढ़नी पड़ती है। तो चलिए हम साइड में धातुओं की क्रियाशीलता को लिख दे रहे हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से कार्य करता है। हमने धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम यहाँ लिख दिया है। तो धातुओं की क्रियाशीलता में सबसे ऊपर आता है लिथियम, उसके नीचे आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, चांदी और सोना। इसको याद करने का एक ट्रिक भी होता है। लिथी काना काम आगे आलू। लिथी काना काम आगे आलू। जिन फेवकू HgAg आओ। तो लिथी काना काम आगे आलू, जिन फेवकू HgAg आओ। तो इसको पहले समझ लेते हैं। सबसे ऊपर जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं और सबसे नीचे सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं और यहाँ बीच में हाइड्रोजन आ रहा होगा। ठीक, बीच में हाइड्रोजन है। तो हमको पढ़ना है धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो जो भी क्रियाशीलता के क्रम में धातुएं सक्रियता श्रेणी के ऊपर हैं वे सभी धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेंगी और हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं जो है क्रियाशीलता के क्रम में नीचे हैं, इसलिए हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करेंगी। इस चीज़ को हमने कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा है, पिछले चैप्टर में, कि जो भी अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देती हैं। तो जो अगर कोई धातु हाइड्रोजन के नीचे होगा तो उसकी हाइड्रोजन से भी क्रियाशीलता कम होगी, इसलिए वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम धातु है हमारा। ठीक, सोडियम क्या है? धातु है। इसका किसके साथ अभिक्रिया करा देते हैं हम लोग? अम्ल के साथ, HCl के साथ। ये हो गया धातु और ये हो गया अम्ल। तो जब भी आपको धातु और अम्ल की क्रिया कराना तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि धातु जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो संगत धातु का साल्ट बनाएगा, संगत धातु लवण, और साथ ही साथ क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगा। तो जब भी हम लोग धातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो संगत धातु का साल्ट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर हमने लिया है सोडियम धातु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसकी अगर हम क्रिया कराते हैं तो बनाएगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, क्योंकि सोडियम जो है क्रियाशीलता के क्रम में आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और क्लोरीन के साथ मिलकर के NaCl बनाएगा, जिसको हम लोग लवण कहते हैं या खाने वाला नमक किसी को कहा जाता है, खाने वाला नमक, जिसका हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसको बैलेंसिंग करना है तो बैलेंसिंग कर लीजिए। 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए और 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए और साथ ही साथ में 2 से यहाँ पर भी गुणा कर दीजिए। तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 सोडियम, 2 सोडियम। अगला एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं Mg, मैग्नीशियम। ठीक, आप देख रहे होंगे क्रियाशीलता के क्रम में ये भी हाइड्रोजन के ऊपर है और कैल्शियम के नीचे है। Mg का अगर हम लोग मान लीजिए क्रिया करा देते हैं H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। ठीक, Mg क्या है? धातु है, मैग्नीशियम धातु है। H2SO4 क्या है? अम्ल है। इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का हम लोग धातु मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं MgSO4, अभी हमने कहा कि संगत धातु का साल्ट बनता तो एक प्रकार का ये लवण है, इसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट है, एक प्रकार का लवण है और साथ ही साथ में क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस। अगला एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं जिंक ले लीजिए।
इसका H2SO4 के साथ हम क्रिया कराएंगे तो बनाएगा ZnSO4 और साथ में क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देते हैं। यहाँ जिंक अधिक क्रियाशील धातु है, हाइड्रोजन कम क्रियाशील धातु है, और H2SO4 जब भी टूटेगा तो 2H+ देगा और SO4 -2 देगा। तो जिंक जो है सल्फेट के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा मॉलिक्यूल के फॉर्म में। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम का अगर हम H2SO4 के साथ हम क्रिया करा देते हैं तो ये भी क्रिया करके देगा 2H+ प्लस SO4- देगा सल्फेट आयन, और क्रिया करके एल्युमिनियम जो है सल्फेट के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, और साथ में क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। यहाँ पर Al2SO4 थ्राइस क्यों बनाया, क्योंकि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है और सल्फेट आयन की संयोजकता 2 होती है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई यौगिक बनाया जाता है तो उनकी संयोजकता का आपस में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो एल्युमिनियम की संयोजकता 3, सल्फेट की संयोजकता 2, तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो Al2 आएगा, SO4 थ्राइस आएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसका नाम है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट एक प्रकार का भी क्या है, लवण है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम अम्ल की धातु के साथ हम क्रिया करा रहे हैं तो धातु में अम्ल के साथ हम क्रिया करके क्या कर रहे हैं, धातु संगत धातु का साल्ट बना रहे हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम Mg का यहाँ हमने कराया था H2SO4 के साथ क्रिया, अगर हम Mg का ही अब क्रिया करा देते हैं HCl के साथ, Mg का किसके साथ हम क्रिया करा देते हैं, HCl का, Mg का HCl के साथ हम क्रिया कराएंगे तो HCl टूटेगा तो H+ Cl- देगा, और मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील धातु है हाइड्रोजन की अपेक्षा, इसलिए हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और बनाएगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अगर बैलेंसी बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 क्लोरीन भी हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं H2 गैस के रूप में निकल रहा, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 क्लोरीन और 1 मैग्नीशियम था, 1 मैग्नीशियम। इसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए जिंक का H2SO4 के साथ, सॉरी HCl के साथ हम क्रिया कराते हैं, H2SO4 के साथ पहले करा चुके हैं, ठीक। तो क्या बनाएगा, ZnCl2 बनाएगा और साथ ही साथ क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक। तो जब भी हम अम्ल की धातु के साथ हम क्रिया कराते हैं तो संगत धातु का साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लीजिए कॉपर सल्फेट लेते हैं, ठीक, CuSO4 सॉरी कॉपर ले लेते हैं और H2SO4 के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं, ठीक। तो कॉपर आप देख रहे होंगे सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे है, ठीक। तो यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होगा, तो यहाँ लिख देंगे नो रिएक्शन। क्यों नहीं अभिक्रिया होगी, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु है, इसलिए जो है कॉपर हाइड्रोजन H2SO4 के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करेगा। तो चलिए कुछ एक्सेप्शंस है, अपवाद है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे अगर हम HNO3 के साथ किसी का अभिक्रिया कराते हैं, जैसे सोडियम का हम लोग HNO3 के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। HNO3 भी क्या है, एक प्रबल अम्ल है, तो सोडियम के साथ क्रिया करेगा तो NaNO3 बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा। बट ये जो HNO3 होता है प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ये सभी धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं जिंक और आयरन के साथ अगर हम HNO3 की क्रिया कराते हैं तो कभी भी हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं होगा। जब भी हम जिंक का आयरन के साथ हम क्रिया कराते हैं, पहले हम इसको साफ कर देते हैं, आगे बताते हैं। जब हम जिंक का प्रबल अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है अम्ल से, बल्कि रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होता है कि जिंक नाइट्रेट बनाता है और नाइट्रस ऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ जल के कुछ अणु निकलते हैं। तो आपको याद रखना होगा, नोट करके हम यहाँ लिख देते हैं आपके लिए। HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक है, यह Mg तथा Mn के साथ, तो यहाँ लिख देते हैं तनु HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक है, यह Mg तथा Mn के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है या निकालता है, परंतु आयरन तथा जिंक के साथ
क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं होती है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं होती है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए Mg का HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनाएगा MgNO3 का होल ट्वाइस और साथ में क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। यहाँ देख रहे होंगे NO3 2 है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए। अब आप देख रहे होंगे वैलेंसी भी बराबर है। इसी प्रकार से अगर हम मैग्नीज के साथ कराएंगे तब भी Mg क्रिया करेगा HNO3 के साथ और हाइड्रोजन गैस देगा। बट अगर हम आयरन की आयरन की क्रिया HNO3 के साथ कराते हैं, ठीक, कौन सा अम्ल, HNO3 कैसा लेना है, तनु अम्ल लेना, ठीक। तो तनु HNO3 का अगर हम आयरन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनाता है आयरन नाइट्रेट FeNO3 का होल ट्वाइस प्लस साथ में निकल जाता है N2O और जल के कुछ अणु भी निकल जाते हैं, ठीक। बैलेंसी को अगर हम बराबर करना चाहते हैं तो बराबर कर लीजिए। बराबर करेंगे तो हम लोग यहाँ 10 से गुणा करेंगे, 10 HNO3 हो जाएगा तो 10 नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ हम लोग 4 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी 4 से गुणा करेंगे। 4 दूनी 8 नाइट्रोजन यहाँ हो गया और 2 नाइट्रोजन यहाँ, 10 नाइट्रोजन हो गया। 4 Fe यहाँ है, 4 Fe यहाँ हो गया और 10 हाइड्रोजन थे तो 5 जल के अणु निकाल दीजिए तो 10 हाइड्रोजन भी निकल गया और ऑक्सीजन भी देखेंगे आप बराबर है, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम जिंक का HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक, तो भी हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है। जिंक भी क्या बना लेता है, ZnNO3 का होल ट्वाइस बनाता है, साथ ही साथ N2O निकल जाता है और कुछ जल के अणु भी निकल जाते हैं H2O के फॉर्म में, ठीक। अगर वैलेंसी बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग गुणा कर देते हैं 10 से, 10 HNO3 कर देंगे, ठीक। और साथ में यहाँ पर भी 4 से गुणा करेंगे जैसे सेम इस रिएक्शन में किए थे। यहाँ पर भी 4 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे तो 4 जिंक हो गया और 10 नाइट्रोजन हो गए तो 4 दूनी 8 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन 10 नाइट्रोजन और इसी प्रकार से 10 हाइड्रोजन थे तो 5 दूनी 10 हाइड्रोजन हो गए और 10 ऑक्सीजन। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं अम्ल का धातु ऑक्साइड के अम्ल का कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो जब भी हम लोग अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो संगत धातु का साल्ट प्राप्त होता है और साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। तो एक बार हम लिख देते हैं धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल। तो जब भी धातु कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया हम लोग कराएंगे तो धातु कार्बोनेट जो होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत धातु का साल्ट देता है। तो संगत धातु का साल्ट, संगत धातु लवण और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और साथ में जल बनता है, ठीक। तो जब भी धातु कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे हम संगत धातु का साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जल के अणु निकलेंगे, ठीक। तो चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एक धातु कार्बोनेट है जो कि सोडियम का कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है। अगर इसका हम लोग अभिक्रिया करा देते हैं अम्ल HCl के साथ, ठीक, तो बनाएगा NaCl। देखिए होता क्या है, ये टूटेगा तो Na प्लस के रूप में 2 Na प्लस और CO3 आयन टूटेगा तो -2 के रूप में, ठीक। यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस के रूप में टूटेगा और ये पुनः जो है CO3 माइनस जो है CO2 के रूप में चला जाएगा और बचा हुआ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जल बना लेता है, ठीक। तो अभिक्रिया करके क्या बनाया, NaCl बना लिया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, साथ में H2O गैस निकलेगी। अगर बैलेंसी को बराबर हम करना चाहते हैं तो देख रहे होंगे यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ 1 सोडियम है, तो यहाँ हम लोग 2 से गुणा कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ 2 से गुणा किया तो यहाँ 2 क्लोरीन हो गया, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 2H हो गया और यहाँ 2H पहले से है। तो अब देख रहे होंगे आप बैलेंसी बराबर है। तो जब भी धातु कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो धातु कार्बोनेट और अम्ल आपस में मिलकर के संगत धातु का साल्ट, यहाँ सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का साल्ट है जिसको खाने वाला नमक कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है और साथ ही साथ जल के कुछ अणु निकल जाएंगे। इसी प्रकार से हम अगर बात करते हैं
सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, NaHCO3, ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी एक धातु कार्बोनेट है लेकिन बाइकार्बोनेट है, ठीक, जब भी H लग जाता है बीच में तो उसको बाई बोला जाता है। इसका अगर हम HCl के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो ये भी बनाएगा NaCl प्लस CO2 गैस निकल जाएगा और जल का अणु निकल जाएगा। यहाँ पर बैलेंसी पहले से बराबर है क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से पहले से निकला है, तो दोनों मिलकर के जल के अणु बना लिए हैं। और यहाँ पर एक सोडियम था, एक क्लोरीन के साथ मिलकर के, एक क्लोरीन के साथ मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना लिया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक, किसकी बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी धातु कार्बोनेट है। अगर इसका हम H2SO4 के साथ मान लीजिए अभिक्रिया करा देते हैं, किसके साथ, H2SO4 के साथ, ये बनाएगा क्या, CaSO4 बनाएगा, साथ में CO2 गैस निकलेगी और साथ में क्या होगा, H2O निकल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो Ca+2 आयन देता है और यहाँ SO4- आयन, ऐसे Ca+2 आयन, यहाँ से मिलेगा आपको SO4-2 आयन, तो ये CaSO4+2 और SO4-2 आयन दोनों मिलकर के CaSO4 बना लिए, ये Ca है, ठीक, CaSO4 बना लिए। साथ में यहाँ CO3 जो माइनस था ये भी और टूटता है तो CO2 बना लेता है और बचा हुआ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जल के अणु निकाल देता है। अगला एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए जिंक कार्बोनेट होगा, ठीक, वो भी जो है अभिक्रिया करेगा, ZnCO3 प्लस H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो बनाएगा ZnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O निकल जाएगा। यहाँ से आप देख रहे होंगे दो हाइड्रोजन पहले से है, दो हाइड्रोजन है, सब बैलेंसी बराबर है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धातु का जब हम लोग धातु कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं और धातु बाइकार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो संगत धातु का साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल निकलता है। यहाँ इसका नाम सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक इसको कहते हैं। यहाँ इसका नाम कैल्शियम सल्फेट और यहाँ इसका नाम है जिंक सल्फेट। चलिए आगे हम लोग अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अम्ल का धातु के साथ हमने पढ़ लिया अभिक्रिया कराने पे क्या होता है। अम्ल का अगर हम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं संगत धातु का साल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगर हमने दूसरा पढ़ा है बाइकार्बोनेट के साथ और कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर संगत धातु का साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में जल के अणु निकलते हैं, ठीक। अगला हम लोग बात करते हैं अगर अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराएंगे, साल्ट प्लस वाटर बनेगा यानी कि लवण प्लस जल बनेगा और साथ में कुछ उष्मा भी मुक्त होती है। और अगला एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, अम्ल में हम ले लेते हैं H2SO4 और क्षार में हम लोग ले लेते हैं NaOH। तो जब इसकी अब हम लोग क्रिया कराएंगे, इसका नाम सोडियम सल्फेट और क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब हम क्रिया कराएंगे तो बनाएगा Na2SO4 और साथ ही साथ जल के कुछ अणु निकल जाएंगे। होता क्या है, H2SO4 टूटेगा तो H प्लस के रूप में, SO4 माइनस के रूप में और यहाँ Na प्लस OH माइनस। तो चलिए हम आपको एक बार समझा देते हैं। यहाँ ये टूटेगा तो 2H प्लस देगा और SO4 -2 देगा और यहाँ ये टूटेगा तो Na प्लस और OH माइनस। तो H2 और OH, H प्लस और OH मिल करके जल के अणु बना लेंगे और SO4 और साथ में Na मिल करके क्या बनाएंगे Na2SO4, क्योंकि सोडियम की संयोजकता 1 होती है, सल्फेट की संयोजकता 2 होती है, इसलिए Na2SO4 बनाएगा। इसका नाम है सोडियम सल्फेट। इसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल को लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये भी क्या है एक प्रकार का क्षार है। इसका अम्ल के साथ अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं। मान लीजिए ले लेते हैं H2SO4, ठीक। तो जब क्रिया करेगा तो बनाएगा CaSO4 और साथ में क्या निकल जाएगा जल के अणु। Ca प्लस के 2 के रूप में आएगा, OH माइनस के रूप में आएगा, यहाँ 2H प्लस SO4 माइनस, तो CaSO4 के साथ क्रिया करके CaSO4 बना लेगा और OH माइनस
और H प्लस मिल करके जल बना लेंगे। यहाँ इसको 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ 2H माइनस से 2H प्लस है तो 2 जल के अणु निकल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला हम लोग बात करते हैं अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराएंगे। साल्ट प्लस वाटर बनेगा यानी कि लवण प्लस जल बनेगा और साथ में कुछ उष्मा भी मुक्त होती है। और अगला एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, अम्ल में हम ले लेते हैं H2SO4 और क्षार में हम लोग ले लेते हैं NaOH। तो जब इसकी अब हम लोग क्रिया कराएंगे, इसका नाम सोडियम सल्फेट और क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब हम क्रिया कराएंगे तो बनाएगा Na2SO4 और साथ ही साथ जल के कुछ अणु निकल जाएंगे। होता क्या है, H2SO4 टूटेगा तो H प्लस के रूप में, SO4 माइनस के रूप में और यहाँ Na प्लस OH माइनस। तो चलिए हम आपको एक बार समझा देते हैं। यहाँ ये टूटेगा तो 2H प्लस देगा और SO4 माइनस 2 देगा और यहाँ ये टूटेगा तो Na प्लस और OH माइनस। तो H2 और OH, H प्लस और OH मिल करके जल के अणु बना लेंगे और SO4 और साथ में Na मिल करके क्या बनाएंगे Na2SO4, क्योंकि सोडियम की संयोजकता 1 होती है, सल्फेट की संयोजकता 2 होती है, इसलिए Na2SO4 बनाएगा। इसका नाम है सोडियम सल्फेट। इसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल को लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये भी क्या है, एक प्रकार का क्षार है। इसका अम्ल के साथ हम क्रिया हम लोग करा देते हैं। मान लीजिए ले लेते हैं H2SO4, ठीक। तो ये जब क्रिया करेगा तो बनाएगा CaSO4 और साथ में क्या निकल जाएगा जल के अणु। Ca प्लस के 2 के रूप में आएगा, OH माइनस के रूप में आएगा, यहाँ 2H प्लस SO4 माइनस, तो CaSO4 के साथ क्रिया करके CaSO4 बना लेगा और OH माइनस और H प्लस मिल करके जल बना लेंगे। यहाँ इसको 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ 2H माइनस से 2H प्लस है तो 2 जल के अणु निकल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला हम लोग बात करते हैं, अगली प्रॉपर्टी है अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो जब भी हम लोग धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो संगत धातु का साल्ट प्राप्त होता है और साथ में जल के कुछ अणु निकल जाते हैं। तो जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं जैसे Na2O, K2O, MgO और CuO, ठीक, और CO यानी कि सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं और ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत धातु का साल्ट बनाते हैं और जल बनाते हैं। क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ा था कि अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराने पर संगत धातु का साल्ट और वाटर प्राप्त होता है। तो धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय प्रकृति के होते हैं और क्षारीय प्रकृति के होने के कारण ही संगत धातु का साल्ट बनाते हैं और जल निकालते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे Na2O सोडियम धातु का ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड इसका नाम है, और इसका अगर हम HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ, HNO3 के साथ, तो क्या बनाएगा, संगत धातु का साल्ट बनाएगा और जल निकलेगा। अगर मान लीजिए आपको रिएक्शन बनाने नहीं आता तो सबसे पहले आप क्या करिए, जल के अणु को निकाल दीजिए, ठीक। अब जल के अणु को निकालेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, वहाँ 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ा तो यहाँ 2 से पहले गुणा कर दीजिए। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लेकर चला गया, बनाया क्या, जल के अणु बना लिया। जो बचा उसको लिख दीजिए, ठीक। तो क्या बनाएगा, NaNO3 बनाएगा। 2 सोडियम है, 2 NO3 है तो 2 NaNO3 बना लिया और साथ में क्या निकल गया, जल निकल गया। फिर से देखिए Na2O प्लस 2 HNO3 गिव्स आउट। हमने कहा सबसे पहले जल का अणु निकाल दीजिए, तो जल का अणु निकालेंगे तो H2O हो गया। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ केवल 1 हाइड्रोजन था पहले, तो हमने 2 से जैसे ही गुणा किया तो 2 हाइड्रोजन हो गए। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेकर जल के अणु बना लिया। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ सोडियम बचा हुआ है और NO3 बचा हुआ है। तो सोडियम और NO3 मिल करके NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट बना लेंगे। क्या बनाएंगे, सोडियम नाइट्रेट, जो कि एक प्रकार का क्या है, लवण है, ठीक। तो जब भी हम लोग अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो संगत धातु का साल्ट प्राप्त होता है और साथ में जल के अणु निकल जाते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं, जैसे ले लेते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका हम लोग अम्ल ले लेते हैं H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक।
तो क्या बनाएगा, CaSO4 बनाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, जल के अणु निकल जाएगा। तो Ca पे +2 चार्ज आता है, SO4 पे -2 चार्ज आता है, तो CaSO4 बना लेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बना लेगा। आगे हम लोग बात करेंगे धातुओं का। धातु ऑक्साइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर। तो धातु हाइड्राइड के साथ हम लोग जब अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे, धातु हाइड्राइड प्लस अम्ल या धातु हाइड्राइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो जब धातु हाइड्राइड का हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो धातुओं के जो हाइड्राइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और इनका जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो संगत धातु का साल्ट प्राप्त होगा और साथ में जल निकल जाएगा। तो धातु के हाइड्रा ऑक्साइड की बात करते हैं हम। तो धातु हाइड्रा ऑक्साइड, तो धातु हाइड्रा ऑक्साइड में हम ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसका किसके साथ अभिक्रिया कराना है, अम्ल के साथ। अम्ल के साथ हम ले लेते हैं H2SO4। तो जब धातु हाइड्रा ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से Ca+2 और OH- के रूप में निकलेगा, ठीक। और साथ में यहाँ 2H+ और SO4 -2 बनेगा। तो कैल्शियम जो है सल्फेट आयन के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा CaSO4। क्या बना लेगा, CaSO4 और साथ में 2H+ 2H-, तो मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। कितना, 2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धातु हाइड्रोक्साइड था, इसका हमने अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया तो कैल्शियम सल्फेट बना और साथ में H2O निकल गया, ठीक। तो इसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक, NaOH, और इसका हम लोग करा देते हैं अभिक्रिया H2SO4 के साथ, तो क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट बनाएगा Na2SO4 और साथ ही क्या निकल जाएगा, जल के अणु निकल जाएंगे। यहाँ 2 हाइड्रोजन था और 1 ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बना लिया, जल बना लिया। साथ में क्या निकल गया, Na2SO4। यहाँ पे 2 सोडियम है तो 2 से गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2 OH- हो गया, 2H+, तो यहाँ 2 जल के अणु हो गया, बैलेंस ही बराबर है। तो उम्मीद करते हैं आपको अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुण समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।